Okay, this is lecture number 20 of electric machines. तो ये चैप्टर 6 जो है ना वो कंटिन्यू है और जो है हम इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा इसका पहले लेक्चर का कि इसमें क्या क्या है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये मुझे कहा था किसी ने कि आपका लेक्चर ना जूम नहीं होता, जिसमें पढ़ा नहीं जाता। मैंने इसको 125% कर लिया। अब आपसे ठीक तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको इस लेक्चर का ओवरव्यू दूंगा। लेक्चर काफ़ी लेंथी है, थोड़ा 10 पेजेस हैं। और स्टार्ट में पावर एंड टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर है, और लॉसेस एंड पावर फ्लो डायग्राम। इंडक्शन मोटर में लॉसेस क्या होते हैं, और ये पावर फ्लो डायग्राम जो है ये हमने पहले भी की हुई है सिंक्रोनस मोटर में, और सिंक्रोनस जनरेटर में भी हमने जो है वो पावर फ्लो डायग्राम की हुई है। तो ये पावर फ्लो डायग्राम हम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इस पावर फ्लो डायग्राम को फिर डिस्कस किया हुआ है। आगे जो है ना ये नेक्स्ट 2 पेजेस जो हैं, इसमें जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इस पावर फ्लो डायग्राम के बारे में, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हम आगे देखते हैं अभी। अच्छा, ये अगले पेज तक भी ये चल रहा है, सारे पॉइंट चल रहे हैं इसके लॉसेस के बारे में, ठीक है। तो ये सारे लॉसेस डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद एग्जांपल ये 6.2 है। मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर 6 है। तो पुराने एडिशन में चैप्टर 7 होता था, तो इस एडिशन में ये चैप्टर नंबर 6 है। तो आपने इसको प्रॉब्लम 6.2 पढ़ना है। ये बड़ी इजी सी एग्जांपल है, ये हम आगे करते हैं। ये इसी के बारे में है, ये जो पीछे पावर फ्लो डायग्राम बनी हुई है, इसी डायग्राम के बारे में ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल 6.2, ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद पावर एंड टॉर्क की इक्वेशन ड्राइव की हुई है, ठीक है। हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ये जरा लेंथी टॉपिक है। हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर से। ये इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके फिर उसके अंदर लॉसेस जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। पहले जो लॉसेस गिवन है वो डायरेक्ट ऐसे ही गिवन है, ये वाले जो लॉसेस हैं। उसके बाद जो है ना आगे इस इक्वेशन के अंदर ये जो टॉपिक है इसके अंदर लॉसेस को कैलकुलेट किया हुआ है, लॉसेस की इक्वेशन निकाली हुई है, ठीक है। तो अब लॉसेस इस शक्ल में गिवन होंगे, ठीक है। इनको हम कैलकुलेट करेंगे सारे स्टेटर और रोटर कॉपर लॉसेस वगैरह को। और उसके बाद एंड में हम पावर की, एक तो ये टॉर्क की इक्वेशन आएगी, एक हमने ये टॉर्क की इक्वेशन ड्राइव कर ली, और इसके अलावा हमने पी आउट की ये वाली ये पी आउट की ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर ली, या पी आउट या पी कन्वर्टेड की कह सकते हैं कि ये पी कन्वर्टेड की ये इक्वेशन हमने ड्राइव की, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन ड्राइव करेंगे। उसके बाद फिर आगे सेपरेटिंग रोटर कॉपर लॉसेज एंड पावर कन्वर्टेड इन इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसमें ये एक छोटी सी टॉपिक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इस पावर फ्लो की डायग्राम की इस पोर्शन के ऊपर है कि जो पी एयर गैप है, और फिर ये पी एयर गैप है, ये पी रोटर कॉपर लॉसेज है, और ये पी कन्वर्टेड है। तो इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। ये डेरिवेशन अगले पेज के ऊपर ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये प्रॉब्लम एग्जांपल 6.3 है। अब ये एग्जांपल जो है ये पिछले टॉपिक, ये जो पीछे डेरिवेशन की है इसके बारे में है, ठीक है। ये डाटा गिवन है, और इसमें हमने क्या क्या निकालना है, इसमें 5 पार्ट है। स्पीड निकालनी है, और पार्ट बी में स्टेटर करंट निकालना है, पार्ट सी में पावर फैक्टर, और पावर कन्वर्टेड एंड पी आउट, एंड इंड्यूस्ड एंड पावर लोड टॉर्क निकालना, और एफिशिएंसी निकालनी है। तो ये 10 पेजेस तक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको शुरू से, पहले पेज से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पावर एंड टॉर्क इन इंडक्शन मोटर। सिंस इंडक्शन मोटर आर सिंगली एक्साइटेड machines, their power and torque relationship are considerably different from those of synchronous machines. अच्छा, जो सिंक्रोनस मशीन्स हैं, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, उसमें हमने देखा था कि एक तो जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें स्टेटर को भी हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, और रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। 2 मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, इसलिए वो उसमें 2 एक्साइटेशन होती हैं। इंडक्शन मोटर जो है ये सिंगली एक्साइटेड मशीन का मतलब है कि इसमें सिर्फ स्टेटर को आप 3 फेज सप्लाई देते हो, और रोटर को आप अलग से सप्लाई नहीं देते। रोटर के अंदर वो वोल्टेज और करंट इंड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होती है।
तो इसलिए इंडक्शन मोटर जो है वो सिंगली एक्साइटेड मशीन्स हैं, इसलिए इनकी जो पावर एंड टॉर्क के जो फार्मूले हैं, ये रिलेशंस हैं, वो सिंक्रोनस मशीन से डिफरेंट है। ठीक है, ये रीज़न है डिफरेंट होने की, क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म है मोटर के ऑपरेट करने का वो डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, अब लॉसेस एंड पावर फ्लो डायग्राम। इंडक्शन मोटर में लॉसेस कौन से होते हैं और पावर फ्लो डायग्राम कौन सी होती है, अब ये डिस्कस करने लगे हैं। हम इस पावर फ्लो डायग्राम को भी डिस्कस कर सकते हैं, या हम इसको जो है थ्योरेटिकली भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इस डायग्राम पे आ जाएंगे, ये कैसे डायग्राम एनालाइज होती है। अच्छा, एन इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्क्राइब एज अ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। इट्स इनपुट इज थ्री फेज सिस्टम ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स। For an ordinary transformer, the output is electric power from the secondary windings. The secondary windings in an induction motor are shorted out, so no electrical output exists for normal induction motor. Instead, the output is mechanical. अच्छा, अब इसको पहले भी हमने कहा था कि इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर वही इंडक्शन का मैकेनिज्म है जो कि एक ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक होता है और उसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है। और इसी इंडक्शन मोटर में भी ऐसा ही होता है कि स्टेटर का जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड जो है या स्टेटर का फ्लक्स जो है वो रोटर के साथ कपल करके रोटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस करता है, उससे करंट इंड्यूस होती है और करंट पैदा होती है और उससे फिर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और फिर रोटर की मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक्ट करके टॉर्क क्रिएट करती है, जिससे मोटर जो है वो रोटेट करती है। तो इसलिए इंडक्शन मोटर जो है वो ट्रांसफार्मर से मिलती जुलती तो है, लेकिन डिफरेंस जो है वो ये है कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलती है आपको सेकेंडरी वाइंडिंग से, जबकि इंडक्शन मोटर के अंदर जो है, जो इंडक्शन मोटर में आपका जो रोटर है वो सेकेंडरी के तौर पे वर्क करता है, लेकिन उसमें वोल्टेज इंड्यूस नहीं होती। उसमें मैकेनिकल आउटपुट या टॉर्क क्रिएट होकर मोटर जो है वो मैकेनिकल आउटपुट देती है। और इलेक्ट्रिकल आउटपुट इसलिए नहीं देती या वोल्टेज इंड्यूस इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी जो वाइंडिंग्स है वो शॉर्ट सर्किटेड होती हैं। शॉर्ट सर्किटेड की वजह से वोल्टेज उसका ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जो है वो वोल्टेज उसका वोल्टेज आप बाहर ले नहीं सकते हो आप एज ए आउटपुट जो है। इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से जो उस वो इंड्यूस वोल्टेज का और इंड्यूस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है रोटर में, आप उस मैग्नेटिक फील्ड से टॉर्क क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट उसकी वोल्टेज जो है रोटर की वो आउटपुट पे नहीं ले सकते। इसलिए नो इलेक्ट्रिकल आउटपुट एग्जिस्ट। अच्छा, अब द सेकेंडरी वाइंडिंग्स इन इंडक्शन मोटर। अच्छा, ये हो गया। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट इलेक्ट्रिक पावर एंड द आउटपुट मैकेनिकल पावर इज फाउंड इन द पावर फ्लो डायग्राम। ये पावर फ्लो डायग्राम। अच्छा, पावर फ्लो डायग्राम को डिस्कस करने के लिए बिल्कुल वही तरीका है जैसे पहले हमने किया था, कि आप लेफ्ट से शुरू होते हो और नीचे जो लॉसेज हैं वो सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ आपने जाना है। और जो है नीचे लॉसेस सब्ट्रैक्ट होंगे और जो पावर बचती जाएगी वो राइट साइड पे शिफ्ट होती जाएगी और एंड में जाके ये मैकेनिकल आउटपुट आपको मिलेगी। तो इंडक्शन मोटर की जो लेफ्ट सबसे लेफ्ट पे इनपुट है वो स्टेटर को जो आपने थ्री फेज सप्लाई दी है इलेक्ट्रिकल इनपुट है। उसमें से सबसे पहले स्टेटर कॉपर लॉसेस, जब आप स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दोगे तो स्टेटर कॉपर लॉसेस उसमें से माइनस होंगे, क्योंकि स्टेटर में जब करंट फ्लो करेगा तो कॉपर लॉसेस होंगे सबसे पहले और इसके और लॉसेस, तो स्टेटर कॉपर लॉसेस माइनस होंगे। फिर कोर लॉसेस जो हिस्टेरिसिस और एडी करंट की वजह से होते हैं, फिर वो लॉसेस माइनस होंगे। तो पी इन में से ये वाले दोनों लॉसेस माइनस करके जो पावर बचेगी उसे पी एयर गैप कहते हैं। और पी एयर गैप जो है, ये एयर गैप इसलिए कहते हैं कि स्टेटर और रोटर के दरमियान में जो एयर गैप होता है उसमें ये पावर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो पी एयर गैप में से फिर अब फिर आगे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। पी एयर गैप में से फिर रोटर कॉपर लॉसेस माइनस होंगे। जैसे ही आप रोटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा तो फिर रोटर में भी करंट फ्लो करेगा, तो रोटर में भी आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे। तो पी एयर गैप में से रोटर कॉपर लॉसेस माइनस होंगे, जो पावर बचेगी वो पी कन्वर्टेड होगी। पी कन्वर्टेड का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में पावर कन्वर्ट हुई है वो पावर जो है वो पी कन्वर्टेड है। अब पी कन्वर्टेड वो पावर है जो कि आगे मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल आउटपुट देगी आपको। पी कन्वर्टेड में से फिर जब रोटर चलना शुरू होगा टॉर्क क्रिएट होगा, तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, जैसे ही कोई रोटेट करती है मोटर तो
इसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आते हैं। तो ये पी कन्वर्टेड में से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस माइनस होंगे और स्ट्रे लॉसेस जो मिसलेनियस लॉसेस हैं वो माइनस होंगे, और इन दोनों में को माइनस करके जो पावर बचेगी वो आउटपुट मैकेनिकल टॉल लोड इनटू मेगा एम जो है, ये आउटपुट मैकेनिकल पावर है जो कि मोटर आपको मैकेनिकल पावर की शक्ल में देगी रोटेशन से। तो ये इस पावर फ्लो डायग्राम का एनालिसिस है। आप देख सकते हो कि हम लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जा रहे हैं और नीचे जो लॉसेज हैं वो माइनस होते जा रहे हैं। ठीक है, जब हम फिर बता दूं, पी इन में से सबसे पहले ये दो लॉसेज माइनस होंगे, जो पावर बचेगी वो पी एयर गैप होगी। पी एयर गैप में से फिर पी रोटर कॉपर लॉसेज माइनस होंगे, जो पावर बचेगी वो पी कन्वर्टेड होगी। फिर पी कन्वर्टेड में से ये वाले दो लॉसेज माइनस होंगे, फ्रिक्शन एंड विंडेज और स्टेट लॉसेज, तो जो पावर बचेगी वो पी आउट होगी। ठीक है, तो ये पावर फ्लो डायग्राम थी इंडक्शन मोटर की। अब अगले पेजेस के ऊपर यही सारी बातें लिखी हुई हैं और हम इसको पढ़ लेते हैं कि जो भी मैंने बताया ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा, द इनपुट पावर ऑफ एन इंडक्शन मोटर पी इन इज इन द फॉर्म ऑफ थ्री फेज इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, मीटर को हम थ्री फेज वोल्टेज एंड करंट देते हैं, ये इनपुट पावर होती है इंडक्शन मोटर की, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। The first losses encountered in the machine are I-scale R losses in the stator winding, that is the stator copper losses। ठीक है, तो ये इसकी बात हो रही है स्टेटर कॉपर लॉसेस की। पी इनमें से सबसे पहले स्टेटर कॉपर लॉसेस माइनस होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आगे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनकी एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं, तो उसमें भी वही कुछ लिखा हुआ है जो मैं बता दिया आपको। तो पहले लॉसेज जो है वो स्टेटर कॉपर लॉसेज होंगे। Then some amount of power is lost as hysteresis and eddy current in the rotor in the stator। ये ठीक है, तो पी इन में से सबसे पहले स्टेटर कॉपर लॉसेस हुए, ये माइनस करके जो पावर बची वो फिर पी कोर लॉसेस की शक्ल में कुछ पावर जो है वो लॉसेस होंगे। ये कोर लॉसेस का मतलब एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है। तो कुछ पावर जो है वो इसमें जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इन लॉसेस की शक्ल में। The power remaining at this point is transferred to the rotor of the machine across the air gap between the stator and rotor। This power is called air gap power। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पी इन में से ये दोनों लॉसेस माइनस किए, जो पावर बची वो पी एयर गैप है। ठीक है, वही लिखा हुआ है आगे, इसे एयर गैप पावर कहते हैं। After the power is transferred to the rotor, some of it is lost as I-scale losses, the rotor copper losses और PRCL। ये वाली जो पावर है इसमें से फिर जब रोटर के अंदर करंट पैदा होगा तो रोटर के कॉपर लॉसेस होंगे, I-scale R लॉसेस, रोटर कॉपर लॉसेस। कुछ पावर जो है वो रोटर कॉपर लॉसेस में वेस्ट होगी। द रेस्ट ऑफ द पावर इज कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, जिसे पी कन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है, तो पी एयर गैप में से पी आरसीएल माइनस कर देंगे, जो बाकी पावर बचेगी वो ये पी कन्वर्टेड होगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या होगा? फाइनली द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज एंड स्ट्रे लॉसेज आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो पी कन्वर्टेड में से फ्रिक्शन एंड विंडेज और स्ट्रे लॉसेज सब्ट्रैक्ट होंगे। द रिमेनिंग पावर इज द आउटपुट ऑफ मोटर, पी आउट। तो पी कन्वर्टेड में से ये दोनों माइनस करके जो बचेगा वो मोटर की आउटपुट पावर होगी। ठीक है, तो ये उसी को डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ द कोर लॉसेज डू नॉट ऑलवेज, एक मिनट, द कोर लॉसेज do not always appear in the power flow diagram at the point shown in figure 7.13 because of the nature of core losses where they are accounted for in the machine is somewhat arbitrary। अब ये लिखा हुआ है कि ये जो पावर फ्लो डायग्राम है ना, इसमें हमने आप इसको अगर देखो ना, तो ये लेफ्ट वाली साइड जो है ना, ये स्टेटर की साइड है। हम स्टेटर से रोटर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पी इन जो है वो स्टेटर को आप थ्री फेज सप्लाई देते हो, फिर स्टेटर कॉपर लॉसेज होते हैं। अच्छा, अब ये वाले जो लॉसेज है ना, कोर लॉसेज, वो कहते हैं कि ये हमने स्टेटर वाली साइड पे लिखे हुए हैं, लेकिन मोटर के अंदर ये लॉसेज जरूरी नहीं है कि स्टेटर वाली साइड पे हों। अब आगे इस बात को उसने थोड़ा एलैबोरेट किया हुआ काफी कुछ लाइनों में, दो तीन पॉइंट्स में, कि जो नेचर ऑफ कोर लॉसेज है ना वो जरूरी नहीं है कि इसी स्टेज पे हो। अब आगे वो बता रहा है द कोर लॉसेज ऑफ एन इंडक्शन मोटर पार्शली कम फ्रॉम स्टेटर सर्किट एंड पार्शली फ्रॉम रोटर सर्किट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोर लॉसेज जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेज हैं वो कुछ स्टेटर में होते हैं और कुछ रोटर में होते हैं। ठीक है, सिंस द इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट स्पीड नियर सिंक्रोनस स्पीड, द रिलेटिव मोशन of the magnetic field over the rotor surface is quite slow
एंड द रोटर कोर लॉसेज आर वेरी टाइनी कंपेयर टू स्टेटर कोर। तो वो ये कह रहा है कि ये वाले जो लॉसेज हैं कोर लॉसेज, इसमें कुछ पार्ट स्टेटर कॉपर लॉसेज का, स्टेटर के कोर लॉसेज का होता है और कुछ पार्ट रोटर के कोर लॉसेज का होता है, लेकिन रोटर के जो कोर लॉसेज हैं वो कम होते हैं और स्टेटर के ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने इसको स्टेटर वाली साइड पे ही लिखा हुआ है इन कोर लॉसेज को। ठीक है, अब आगे फिर मजीद उसने बताया, सिंस द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ कोर लॉसेज कम फ्रॉम स्टेटर सर्किट, ऑल द कोर लॉसेज आर लम्प्ड टुगेदर एट दैट पॉइंट इन द डायग्राम। ये बता चुका हूं मैं आपको, स्टेटर से कोर लॉसेज ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको स्टेटर वाली साइड पे लिखा हुआ है। द लॉसेज आर रिप्रेजेंटेड इन इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ द इंडक्शन मोटर बाय रेजिस्टेंस आरसी और द कंडक्टेंस जीसी। ठीक है, ये अभी हम आगे इक्विवेलेंट सर्किट करेंगे। ये जो कोर लॉसेज हैं उनको रेजिस्टेंस आरसी से शो करेंगे या कंडक्टेंस जीसी से शो करेंगे। ये डायग्राम ये अभी आगे आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आरसी है, ये आरसी है, या इसको कंडक्टेंस 1/RC को हम जीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आगे आता है। अच्छा, इसको आरसी या जीसी से शो करेंगे। आरसी रेजिस्टेंस है और कंडक्टेंस जो है उसका रेसिप्रोकल है, उससे शो कर सकते हैं और कोर लॉसेस को। अच्छा, इफ कोर losses are given by a number x watts instead of as a circuit element, they are often lumped together with mechanical losses and subtracted at the point of the diagram where mechanical losses are located। अब वो ये कह रहा है कि कोर लॉसेस जो है ना, बाज़ का अगर वाट्स की शक्ल में हो तो हम उसको मैकेनिकल लॉसेस के साथ लंप करके तो उस सर्किट में उसी जगह पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो ये कह रहा है कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना इंडक्शन मोटर के, तो बाज़ का वो ये करेगा कि ये वाले जो कोर लॉसेज है ना, इनको इस फ्रिक्शन एंड विंडेज जो मैकेनिकल लॉसेज या मैकेनिकल, इन दोनों को कह लो, फ्रिक्शन एंड विंडेज जो स्ट्रे लॉसेज, इसको मैकेनिकल लॉसेज कहेगा। इसके साथ ही कोर लॉसेज को लंप कर देगा और ये तीनों लॉसेज जो हैं ये इकट्ठे लंप करके न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी होगी। ठीक है, तो एक हम काम ये भी करेंगे कि जो है वो हम तीनों लॉसेज को इकट्ठा कर सकते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज स्ट्रे लॉसेज और कोर लॉसेज को लंप कर सकते हैं और उनको मैकेनिकल लॉसेज कह सकते हैं। अच्छा, अब आगे एक पॉइंट लिखा हो, ये जो 3 पॉइंट है ना, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, मैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकता हूँ। ये वाले जो 3 पॉइंट है ना, इनको ज़रा गौर से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ। द हायर द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, द हायर द फ्रिक्शन एंड विंडेज एंड स्ट्रे लॉसेज। मोटर की अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो उसके फ्रिक्शन एंड विंडेज स्ट्रे लॉसेज ज़्यादा होंगे। ये ऑब्वियस ही बात है कि मोटर जितना तेज़ चलेगी उसके अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होगी, जो उसके अंदर मूविंग पार्ट्स के साथ जो फ्रिक्शन लॉसेज होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये ऑब्वियस है। ऑन द अदर हैंड द हायर द स्पीड ऑफ द, अब अगला पॉइंट ये है, on the other hand, the higher the speed of the motor up to in synchronous, the lower the core losses. Therefore, the three categories of losses are sometimes lumped together as rotational losses. वो कह रहा है कि स्पीड बढ़ने से आपके फ्रिक्शन एंड विंडेज तो और स्ट्रे लॉसेस तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो स्पीड दूसरी तरफ जो है वो स्पीड बढ़ने से जो कोर लॉसेस हैं वो कम होंगे, क्योंकि जितना उसके अंदर एडी करंट लॉसेस कम होंगे मोटर के अंदर, उतने कोर लॉसेस कम होंगे। हिस्टैरिसीस और एडी करंट, जितना मोटर तेज चलेगी उतना जो है हिस्टैरिसीस और एडी करंट का फिनोमेना जो है वो कम होगा। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि ये जो तीनों लॉसेज है ना, अब ये 3 लॉसेज हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज, स्ट्रे लॉसेज और कोर लॉसेज, इन तीनों को हम लंप टुगेदर करके, इकट्ठा करके रोटेशनल लॉसेज भी कह सकते हैं। ठीक है, और रोटेशनल लॉसेज अगर आप इकट्ठा करोगे, वो पावर फ्लो डायग्राम में चले जाओ, ये कोर लॉसेज हैं, ये फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज हैं और ये स्ट्रे लॉसेज हैं। वो इन तीनों को इकट्ठा करके रोटेशनल लॉसेज भी कह सकता है, और आपको न्यूमेरिकल में एक सिंगल वैल्यू मिलेगी इन तीनों की इकट्ठी। ठीक है, तो ये कह रहा है। अच्छा, अब ये आखिरी पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका मैं शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता हूँ। ये देखो, द टोटल रोटेशनल लॉसेज ऑफ अ मोटर आर ऑफन कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट विद चेंजिंग स्पीड, सिंस द कंपोनेंट लॉसेज चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद अ चेंज इन स्पीड। अब ये कह रहा है कि अगर हम फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज को, स्ट्रे लॉसेज को और कोर लॉसेज को, इन तीनों को अगर हम रोटेशनल लॉसेज कहते हैं, ठीक है, तो ये रोटेशनल लॉसेज जो हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि मोटर की स्पीड अगर चेंज होती है तो एक लॉसेज इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरे लॉसेज जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो इनका जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसलिए एक जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन एंड विंडेज और स्ट्रे लॉसेज जो है वो तो इंक्रीज करते हैं स्पीड से, जबकि कोर लॉसेज डिक्रीज करते हैं, तो इनका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है,
ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई द रोटेशनल लॉसेस ऑफ इंडक्शन मोटर आर कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट विद चेंजिंग स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर में ये 3 पॉइंट लिख दोगे कि द हायर द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, हायर इट्स फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, और फिर ऑन द अदर हैंड हायर द स्पीड लोअर द कोर लॉसेस, जिसकी वजह से कंपोनेंट लॉसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, तो उनका सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ, एग्जांपल नंबर 6.2 है। A 480 volt 60 hertz 50 horsepower three phase induction motor is drawing 60 ampere at 0.85 power factor lagging. The stator copper losses are 2 kilowatt and the rotor copper losses are 700 watt. The friction windage losses are 600 watt. The core losses are 1800 watts and the stray losses are negligible. Find, चार चीजें फाइंड करनी है। एयर गैप पावर फाइंड करनी है, पावर कन्वर्टेड पी कन्वर्टेड फाइंड करनी है, पी आउटपुट पावर फाइंड करनी है, पी आउट, और एफिशिएंसी फाइंड करनी है, पी आउट और पी। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये इस डायग्राम आपको ये अच्छी तरह आनी चाहिए। ये जो पावर फ्लो डायग्राम है ना, इसी के बारे में ये न्यूमेरिकल है कि सबसे पहले पी एयर गैप फाइंड करनी है। पी एयर गैप जो है इस डायग्राम से देखो, पी एयर गैप जो है वो होती है पी इन माइनस पी एस सी एल माइनस पी कोर। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इस डायग्राम से। ये डायग्राम देखो, पी इन में से ये दो लॉसेस माइनस करो तो पी एयर गैप आ जाती है। तो पी एयर गैप जो हुई वो पी इन माइनस पी एस सी एल माइनस पी कोर हुई। ठीक है, तो अब आप इस पे आ जाओ। पी इन सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। पी इन इज इक्वल टू √3 वी टी आई एल कॉस थीटा। अच्छा, वी टी जो है वो 480 वोल्ट गिवन है। ठीक है, आई एल 60 एम्पेयर गिवन है, और कॉस थीटा जो पावर फैक्टर है वो 0.85 लैगिंग है, तो पॉइंट कॉस थीटा की वैल्यू 0.85 कर दी। इससे पी इन आ जाएगा 42.4 किलोवाट। उसके बाद ये सिंपली आपने पी एयर गैप वाली इक्वेशन के अंदर पी इन की वैल्यू पुट कर देनी है। पी एस सी एल जो है वो स्टेटर कॉपर लॉसेज 2 किलोवाट गिवन है, और पी कोर लॉसेज 1.8 किलोवाट गिवन है। ठीक है, ये पी ये 2 किलोवाट गिवन है, और पी जो कोर लॉसेज हैं वो 1800 वाट गिवन है। ठीक है, जिसको 1.8 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो इससे आप पी एयर गैप निकाल लोगे जो कि 38.6 किलोवाट आती है। उसके बाद पी कन्वर्टेड इज इक्वल टू पी एयर गैप माइनस पी आर सी एल। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। पी कन्वर्टेड जो है वो पी एयर गैप माइनस पी आर सी एल के इक्वल होता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दोगे। पी एयर गैप ऊपर निकालिए, उसमें से पी रोटर कॉपर लॉसेस गिवन है 700 वाट। ये रोटर कॉपर लॉसेस जो है वो 700 वाट गिवन है, तो पी कन्वर्टेड निकाल लेंगे जो कि 37.9 किलोवाट आ गई। ठीक है, उसके बाद पी आउट निकालनी है। दोबारा अगर आप उस पर चले जाओ डायग्राम के ऊपर, पी आउट ये है। पी आउट किसके इक्वल होगी, पी कन्वर्टेड में से पी फ्रिक्शन एंड विंडेज माइनस कर दें और पी मिसलेनियस या पी स्प्रे माइनस कर दें, तो वो पी आउट के इक्वल होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। पी आउट में से पी आउट इज इक्वल टू पी कन्वर्टेड माइनस पी फ्रिक्शन एंड विंडेज माइनस पी मिसलेनियस। तो पी कन्वर्टेड हमने ऊपर निकाली है, ये इसमें से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस माइनस कर दें, जबकि पी मिसलेनियस जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो 37.3 किलोवाट जो है ये पी आउट आ जाएगी। हॉर्स पावर में करना है तो उसको 1 हॉर्स पावर और 0.746 किलोवाट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 हॉर्स पावर ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, पार्ट डी में हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, पी आउट ओवर पी इन ओवर 100। ये एफिशिएंसी होती है। पी आउट जो है वो उसको किलोवाट वाली वैल्यू लेनी है, हॉर्स पावर नहीं लेनी। दिस इज पी आउट एंड दिस इज पी इन, एंड पी आउट ओवर पी इन इंटू 100 88% जो है वो एफिशिएंसी आती है। ठीक है, अच्छा ये एक न्यूमेरिकल था। अब पावर एंड टॉर्क की इक्वेशन निकालनी है। ये डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन जो है ये आपने इसको प्रूव समझ के करनी है। अगर आप ये लेक्चर जब पढ़ रहे हो और आपने देखना कि मैं ये टॉपिक कैसे पूछ सकता हूँ, तो मैं आपको सिंपली अभी बता देता हूँ। आप इसको एक थ्योरम की तरह करो कि मैं आपको अब ये कह सकता हूँ कि
प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द टॉर्क इंड्यूस टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक करने लगे हैं बेसिकली हम इस इक्वेशन को प्रूव करने लगे हैं कि इंडक्शन मोटर की जो इंड्यूस टॉर्क की इक्वेशन है पी एयर गैप ओवर ओमेगा सिंक्रोनस, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे होता है, ठीक है, तो स्टार्ट पे आ जाओ। अब सबसे पहले इंडक्शन मोटर का हम ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस को मैनिपुलेट करके उसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। उसके बाद हम ये वो प्रूव करेंगे टॉर्क का। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये डायग्राम है, इसमें R1 और JX1 जो है ये स्टेटर की रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है। ठीक है, RC और JXM जो है ये कोर की रेजिस्टेंस और कोर की रिएक्टेंस है। ठीक है, और ये जो JX2 और R2 और S है ये रोटर की रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये सर्किट है इक्विवेलेंट इंडक्शन मोटर का। ठीक है, अब इसको ये मैंने आपने सर्किट में देखा होगा कि हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब उसने ये किया कि ये जो कोर वाला है ना, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसको उसने बजाय पैरेलल में दो लगाने के उसने रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर दिया और रिएक्टेंस को ससेप्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है, अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है अगर आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं तो ये इक्विवेलेंट है कि कंडक्टेंस और ससेप्टेंस जो है वो आपस में सीरीज में लगी हो। ये एक मैथमेटिकल इनका रिलेशन है जो कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस सर्किट को इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो लेग है, ये वाली जो लेग है, इसको हम पैरेलल के बजाय एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आपको सर्किट एनालिसिस का जो कंसेप्ट है उसको अगर आप यूज करो, अगर आप इसको देखो, ये JX2 और R2 ओवर S ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में कैसे कि जो करंट JX2 में से फ्लो कर रहा है वही करंट R2 ओवर S में से फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है, इन सारों का जो इक्विवेलेंट है वो R1 और JX1 के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम जो है वो, अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं ये वाली जो सारी रेजिस्टेंस है या ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको मैं Z1 कह देता हूँ, ये Z1 लिखा हुआ है, तो पहले हम Z1 कैलकुलेट कर लेते हैं और उस Z1 को हम फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे R1 और JX1 में, सीरीज में हो जाएगा। और हम ये कर क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने करंट फाइंड करना है, ये I1, ये जो I1 करंट है ना ये फाइंड करना है। और ये करंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, I इज इक्वल टू V ओवर R होता है, V5, ये V5 फेज वोल्टेज है, तो I1 जो है वो सिंपली इक्वल होगा V5 और इस सारे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के या इंपेडेंस के। ठीक है, तो V ओवर Z से हम करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये Z1 फाइंड कर लेते हैं, ये वाली जो Z1 है या ये वाली Z1 है इसको हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 ओवर Z1, सबसे पहले आप देखो 1 ओवर Z1, पहले इसकी बात हो रही है इस वाले सर्किट की। ठीक है, 1 over Z1 is equal to 1 over RC plus 1 over JXM plus 1 over R2 over S plus JX2, यानी मतलब ये हुआ कि R2 over S और JX2 सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो इसके साथ और इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो आप जो पैरेलल इम्पीडेंसेस का फार्मूला है वो ये कहता है कि इन तीनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1 over Z इक्विवेलेंट या Z1 इज इक्वल टू 1 over RC, ये 1 ओवर RC हो गया, 1 ओवर JXM हो गया, और ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है। ठीक है, और ये जो दो हैं ये सीरीज में लगे हुए हैं और इनका इक्विवेलेंट जो है वो इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तो ये तीनों जो हैं ये पैरेलल में हो गए। उसके बाद आप हमने क्या किया कि 1 ओवर RC की जगह हमने GC लिख दिया कंडक्टेंस, और 1 ओवर JXM की जगह हमने JBM लिख दिया जो ससेप्टेंस होता है। ठीक है, रिएक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो ससेप्टेंस होता है। ठीक है, इंडक्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो ससेप्टेंस होता है। ठीक है, ये दो हमने इस तरह कन्वर्ट कर लिए और बाकी इसको वैसे ही रहने दिया, 1 ओवर R2 ओवर S, ये रोटर की जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है इसको वैसे ही रहने दिया। उसके बाद अब क्या किया कि अब हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1 ओवर Z1 का जब रेसिप्रोकल लेंगे ये Z1 बन जाएगा और ये सारा जो है वो 1 के नीचे चला जाएगा, ये सारा कुछ 1 के नीचे चला गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब वो ये कह रहा है कि इस पूरे सर्किट की जो, ये जो पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है,
अभी तो हम सिर्फ इसे सॉल्व कर रहे थे ना, इसे और इसे सॉल्व कर रहे थे। तो अब पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस है वो इक्वल होगी R1 प्लस JX1, और उसके अंदर ये सारा कुछ ऐड कर दो, इस सारे का इक्विवेलेंट। तो उसने ये किया कि Z इक्विवेलेंट जो है वो R1 प्लस JX1, और ये वाला जो सारा है ना इसको ऐड कर दो, तो ये Z इक्विवेलेंट बन जाता है। और ये जो करंट I1 है, ये जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो करंट I1 है, करंट जो है, ये करंट जो है ये इक्वल है V5 ओवर Z इक्विवेलेंट के। इस पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट इंपेडेंस है उसको V5 से डिवाइड कर दें, V5 ओवर Z इक्विवेलेंट करें अगर आप, तो उससे हमें करंट I1 मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम ये Z इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये Z इक्विवेलेंट का फार्मूला हो गया। अब ये आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या आगे डेरिवेशन में यूज होगा। ठीक है, अच्छा आगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा जिसके अंदर हम दोबारा इस सर्किट के ऊपर आएंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ। Therefore, the stator copper losses and core losses and the rotor copper losses can be found। जैसे ही हमारे पास ये हमने, क्योंकि करंट के लिए हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव कर ली है कि करंट जो है वो V5 ओवर Z इक्विवेलेंट होती है, और Z इक्विवेलेंट जो है वो इसके इक्वल होती है। तो अब हम Z इक्विवेलेंट फाइंड करके वो यहाँ पुट कर देंगे और V5 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास करंट आ जाएगी। जब करंट आ जाएगी तो हम सारे लॉसेज निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं ये देखो। The stator copper losses in the three phases are PSCL is equal to 3I1 square R1। स्टेटर की में थ्री फेज वाइंडिंग होती है, तो अगर करंट I1 है, ये वाला करंट जो है, ये स्टेटर करंट जो है ये I1 है, तो आप 3I1 स्क्वायर R1 करके स्टेटर कॉपर लॉसेस निकाल सकते हो। तो ये करंट निकालने का ये फायदा हुआ कि हम पी स्टेटर कॉपर लॉसेस निकाल सकते हैं, HCL मीन स्टेटर कॉपर लॉसेस। फिर पी कोर लॉसेस जो है वो इक्वल है 3E1 स्क्वायर GC या 3E1 स्क्वायर ओवर IC। ये देखो E1 वोल्टेज जो है ना वो ये है, ये E1 है। ये जो इसकी कोर के अगेंस्ट वोल्टेज है ये E1 है। तो वो कह रहा है कि 3E1 स्केयर GC जो है ये कंडक्टेंस है, ये GC ये कंडक्टेंस है। या अगर आपने रेजिस्टेंस लेनी है तो आप 3E1 स्केयर ओवर RC कर सकते हो। ठीक है, तो ये पी कोर लॉसेज होंगे। उसके बाद पी एयर गैप जो है वो पी इन माइनस पी स्टेटर कॉपर लॉसेज माइनस पी कोर होते हैं। तो अब वो कहता है कि पी एयर, ये पहले भी हम इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, पी इन माइनस पी एस सी माइनस पी कोर, जो कि पावर फ्लो डायग्राम से आते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है द ओनली एलिमेंट इन रोटर साइड ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट वेयर एयर गैप पावर कैन बी कंज्यूम्ड इज R2 ओवर S। रोटर में, रोटर वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, उसमें जो पावर कंज्यूम होगी वो R2 ओवर S में, यानी रोटर की रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर पावर कंज्यूम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी एयर गैप पावर है वो 3I2 स्क्वायर R2 ओवर S के इक्वल हो सकती है। I2 क्यों कह रहे हैं? ये वाला जो करंट है रोटर का, ये जो करंट है इसको I2 कह रहे हैं। ठीक है, ये रोटर करंट है। अच्छा अब पी एयर गैप जो है वो 3I2 स्क्वायर इंटू R2 ओवर S हो सकती है। ठीक है, द एक्चुअल रेजिस्टिव लॉसेज इन रोटर सर्किट, रोटर कॉपर लॉसेज आर PRCL इज इक्वल टू 3IR स्क्वायर RR। अब रोटर के जो एक्चुअल रेजिस्टिव लॉसेज हैं वो 3IR स्क्वायर RR के इक्वल हैं। अच्छा अब ये तो पी एयर गैप है ना, पी एयर गैप जो है वो इसके इक्वल है 3I2 स्क्वायर R2 ओवर S के, यानी कि स्टेटर और कॉपर के दरमियान में जो पावर पी एयर गैप अवेलेबल है वो इसके इक्वल है। जो एक्चुअल रोटर के अंदर लॉसेज होंगे वो 3I2 स्क्वायर R2 के इक्वल होंगे, यानी कि इस करंट थ्री से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि थ्री फेज है, और I2 स्क्वायर रोटर का करंट और R2 जो है वो रोटर की रेजिस्टेंस है। तो रोटर के एक्चुअल लॉसेज जो हैं वो 3I2 स्क्वायर R2 के इक्वल होंगे। उसके बाद अब वो कह रहा है आफ्टर PSCL, P core and PRCL आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनपुट पावर, द रिमेनिंग पावर इज कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अब P कन्वर्टेड जो है, अब ये अगर वापस आप इस डायग्राम पे आ जाओ, P कन्वर्टेड जो है, ये P कन्वर्टेड है, ये P एयर गैप माइनस PRCL के इक्वल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हम P कन्वर्टेड जो है वो P एयर गैप माइनस RCL के इक्वल है, यानी P एयर गैप माइनस P रोटर कॉपर लॉसेस के। अब वो ये वाली जो दो वैल्यूज हैं, P एयर गैप की ये वाली वैल्यू ये पुट करेगा, और P RCL की ये वाली वैल्यू पुट करेगा और उसको सिंप्लीफाई करेगा। तो P एयर गैप की ये वैल्यू पुट कर दी, P RCL की ये वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया
3i2 स्केयर R2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस एस माइनस 1 आ गया। इसको अगर आप एलसीएम लेके करो 1 माइनस एस ओवर एस आता है। पी कन्वर्टेड को हम लिख सकते हैं, अच्छा पी कन्वर्टेड को हम लिख सकते हैं पी आर सी एल इंटू 1 माइनस एस ओवर एस। ये बुक में नहीं है, ये जो है ये पी आर सी एल है, जो ऊपर उसने कहा था कि ये पी आर सी एल है, ये पी आर सी एल है। तो इस इक्वेशन के बाद यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं पी कन्वर्टेड इंटू पी आर सी एल इंटू 1 माइनस एस ओवर एस। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रहा है कि पी एयर गैप जो है, पी एयर गैप इसके इक्वल है, ये पी एयर गैप जो है वो इसके इक्वल है। इसका जो एस है वो इधर मल्टीप्लाई कर दो, एस पी ए जी इज इक्वल टू 3i2 स्क्वायर R2, और 3i2 स्क्वायर R2 जो है वो पी आर सी एल के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि पी आर सी एल इज इक्वल टू एस टाइम्स स्लिप टाइम्स पी एयर गैप। ठीक है, ये एक रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया। अब आगे चलो। Therefore, lower the slip of the motor, the lower the rotor losses in the machine. If rotor is not turning, S is equal to 1 and PRCL is equal to PAG. तो इस इक्वेशन से ये पता चला कि स्लिप जितनी ज़्यादा होगी या जितनी स्लिप कम होगी उतनी पी जो है वो उतने रोटर लॉसेस कम होंगे, जितनी स्लिप कम होगी उतने रोटर कॉपर लॉसेस कम होंगे। और अगर मोटर जो है वो स्टेशनरी और नॉट टर्निंग तो स्लिप 1 होती है, और जब मोटर चल नहीं रही है उस वक्त जो है पी रोटर कॉपर लॉसेज जो है वो पी एयर गैप के इक्वल होंगे, यानी जितनी पी एयर गैप पावर अवेलेबल है वो सारी की सारी रोटर कॉपर लॉसेज में कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पता चला हमें इधर, ये हम कैसे पता चला कि हमने एस की वैल्यू 1 पुट कर दी है यहाँ पे। ये वाले जो इक्वेशन है इसमें एस की वैल्यू 1 पुट कर दो तो पी आर सी एल जो है वो पी एयर गैप के इक्वल आ जाते हैं। तो जब मोटर स्टेशनरी है उस वक्त जितनी पी एयर गैप है वो सारी पी रोटर कॉपर लॉसेस में कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आगे कर रहा है, ये उसी पावर फ्लो डायग्राम को ही एनालाइज कर रहा है और उसी से कर रहा है। अब ऊपर वापस आ जाओ, ये हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। जो पावर फ्लो डायग्राम है हमने यहाँ तक कर लिया, अब पी कन्वर्टेड की वो बात करने लगा है। अब आगे आ जाओ वापस। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे थे। अब पी कन्वर्टेड इज इक्वल टू पी एयर गैप माइनस पी रोटर कॉपर लॉसेस। यहाँ पे पी रोटर कॉपर लॉसेस को हमने एस टाइम्स पी ए जी पुट किया है, पी रोटर कॉपर लॉसेस को हमने एस टाइम्स पी ए जी जो है वो ड्राइव किया है। तो इधर से पी एयर गैप जो है वो कॉमन ले लें तो 1 माइनस एस पी ए जी, तो ये एक फार्मूला आ गया। पी कन्वर्टेड जो है वो 1 माइनस स्लिप इंटू पी एयर गैप के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद फाइनली द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज एंड आर नॉन। देन अगर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज पता हो तो पी आउट जो है वो किसके इक्वल होती है, पी कन्वर्टेड माइनस पी फ्रिक्शन एंड विंडेज एंड पी मिसलेनियस। ठीक है, ये पावर आउट पी आउट का फार्मूला है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप पी कन्वर्टेड आपको मिल जाए तो ये पी कन्वर्टेड क्या फार्मूला है, यहाँ तक हमने ड्राइव कर लिया। इस पी कन्वर्टेड में से ये वाले दो लॉसेज अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास पी आउट जो है वो मोटर की आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रूफ है, अगर आप वापस आओ, इस प्रूफ की हेडिंग क्या है, पावर एंड टॉर्क इन इंडक्शन मोटर। हम मोटर की पावर और टॉर्क की इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो पावर की इक्वेशन जो है वो यहाँ तक ड्राइव हो जाती है, यहाँ तक ड्राइव हो जाती है। हमने पी कन्वर्टेड निकाल लिया, यहाँ पे पी कन्वर्टेड में से ये दो लॉसेस माइनस कर दो तो जो बचेगा वो पी आउट होगी। तो यहाँ पे पावर एंड पावर की इक्वेशन आ गई। अब टॉर्क पे आ जाओ। टॉर्क जो होता है, टॉर्क इंड्यूस जो है वो पी कन्वर्टेड, जो इंड्यूस टॉर्क होता है और एक लोड टॉर्क होता है। इंड्यूस टॉर्क जो है, इंड्यूस टॉर्क उसे कहते हैं जो वापस अगर मैं डायग्राम पे आ जाऊँ, आपकी इस डायग्राम पे, इंड्यूस टॉर्क जो है ना वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे जब जो पावर एपी एयर गैप पावर जो है, जब रोटर के अंदर जब रोटर के अंदर करंट फ्लो करेगा और उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और रोटर के अंदर जो टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क सबसे पहले जब इंड्यूस होगा ना उसे इंड्यूस टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो उस इंड्यूस टॉर्क की अब इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं बाय मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, पी टॉर्क इंड्यूस जो है वो पी कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम के इक्वल है, या पी कन्वर्टेड जो है वो टॉर्क इंड्यूस इनटू ओमेगा एम के इक्वल है। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि सिंपली वो ये कर रहा है कि पी कन्वर्टेड जो है वो हमने 1 माइनस एस पी ए जी निकाल ली है, और ओमेगा एम जो है, जो एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर है, वो 1 माइनस एस ओमेगा सिंक्रोनस की इक्वल होती है, कि हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है,
इसमें सिंक्रोनस मशीन में हमने निकाला था कि जो एंगुलर स्पीड है मोटर की उसकी मेगा सिंक्रोनस के साथ ये रिलेशन है। ये वाला जो रिलेशन है ये पिछले चैप्टर में भी आया था, ठीक है, पिछले 2 चैप्टर में, या पिछले सिंक्रोनस मोटर वाले जो चैप्टर था, चैप्टर 5, उसमें ये रिलेशन आया था। तो अब वो ये कह रहा है कि जो टॉर्क का ये फार्मूला पी कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम, इसमें हम पी कन्वर्टेड की जगह ये पुट कर देते हैं और ओमेगा एम की जगह ये पुट कर देते हैं। तो उससे देखते हैं क्या होता है। उससे हम देखेंगे कि ये होता है, तो टॉ इंड्यूस जो है वो 1 माइनस एस इंटू पी ए जी ओवर 1 माइनस एस इंटू मेगा सिंक्रोनस। 1 माइनस एस कैंसिल हो जाएगा, तो टॉ इंड्यूस जो है वो पी एयर गैप ओवर ओमेगा सिंक्रोनस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने पावर का फार्मूला भी जो है वो ड्राइव कर लिया, ये पी आउट का फार्मूला ड्राइव कर लिया, और ये टॉर्क का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो प्रूव हम टॉपिक कर रहे हैं, दिस इज द टॉपिक, मेन टॉपिक, पावर एंड टॉर्क इन इंडक्शन मोटर। तो हमने पावर भी डिस्कस कर ली। पावर का मतलब पी आउट है। मोटर की जब पावर डिस्कस करते हैं तो उसका मतलब आउटपुट पावर होता है, ठीक है। वैसे तो पावर बहुत सारी है, पी इन भी है, पी एयर गैप भी है, पी कन्वर्टेड भी है, और पी आउटपुट भी है। तो पी पावर मीन्स आउटपुट पावर, ठीक है। और टॉर्क जो है वो टॉ इंड्यूस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये मैथमेटिकल है। ये टॉपिक जो है अगर एग्जाम में आएगा तो ये एज ए थ्योरम की तरह या प्रूफ की तरह आएगा, ठीक है। एंड में एक कमेंट लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन शोज द इंड्यूस्ड टॉर्क इन टर्म्स ऑफ पी एयर गैप एंड सिंक्रोनस स्पीड व्हिच डज नॉट वेरी, ठीक है। तो ये जो है वो कह रहा है कि इस इक्वेशन से आपका इंड्यूस्ड टॉर्क जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ एयर गैप पावर और सिंक्रोनस स्पीड की फंक्शन में टर्म्स में बताया हुआ है। और सिंक्रोनस स्पीड ऐसी चीज़ है जो कि वेरी नहीं करती, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड जो है वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है, और वो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये कमेंट था। अब आगे ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सेपरेटिंग रोटर कॉपर लॉसेज एंड पावर कन्वर्टेड इन इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसमें एक छोटी सी बात कर रहा है। मैंने आपको बताया कि ये रोटर की रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है। ये स्टेटर की R1 और JX1 जो है, ये स्टेटर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, या कंडक्ट इंडक्टेंस कह लो। या और ये जो R2 है, 1 जो है वो स्टेटर के लिए, 2 जो है वो रोटर के लिए। ये R2 ओवर S और JX2 जो है वो रोटर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, ठीक है, या इंडक्टेंस, ठीक है। और ये दरमियान में जो है वो कोर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अब करना क्या इसमें। अगर आप इस इक्वेशन में, इस डायग्राम में देखो, ये वही पावर के, ये पहली इनपुट पावर है, फिर उसमें से ये 2 लॉसेस माइनस हुए, ये एयर गैप पावर। अब वो ये कह रहा है कि इस टॉपिक का जो मेन मकसद है वो ये है, पार्ट ऑफ पावर कमिंग अक्रॉस द एयर गैप इज कंज्यूम्ड इन रोटर कॉपर लॉसेस एंड पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल पावर टू ड्राइव द मोटर शाफ्ट, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो पी एयर गैप है, इसका कुछ पोर्शन जो है वो पी आरसीएल में खर्च हो जाएगा, और बाकी पोर्शन जो है वो पी कन्वर्टेड में हो जाएगा, ठीक है। It is possible to separate two uses of air gap power in an induction motor and indicate them separately on motor's equivalent circuit. अब वो ये कह रहा है कि ये जो दो हैं, पी एयर गैप के जो दो पोर्शन हैं, एक पी आरसीएल है और एक पी कन्वर्टेड है, इसको हम मैथमेटिकली सेपरेट कर सकते हैं। पी एयर गैप जो है वो इसके इक्वल है, 3I2 स्केयर R2 ओवर S के, और पी आरसीएल जो है रोटर कॉपर लॉसेस जो है वो 3I2 स्केयर R2 के इक्वल है। इससे हम कह सकते हैं पी एयर गैप इज इक्वल टू 3I2 स्केयर R2 ओवर S जो है, इसे हम कह सकते हैं दिस इज अ पावर कंज्यूम्ड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R2 ओवर S। यानी ये जो एयर गैप पावर है वो ऐसी पावर है जो कि R2 ओवर S रेजिस्टर के अंदर कंज्यूम हो रही है, जबकि पी रोटर कॉपर लॉसेज जो हैं, ये वो वाली पावर है जो कि रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R2 के अंदर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। इनको अगर आपने सेपरेट करना हो तो इन आर कन्वर्टेड एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हो, R2 ओवर S माइनस R2 कर सकते हो। यानी कि पी एयर गैप में से पी आरसीएल माइनस हो रहे हैं ना, पी एयर गैप में से पी आरसीएल माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि R2 ओवर S रेजिस्टेंस में जितनी पावर कंज्यूम हो रही है वो माइनस हो रही है R2 में से। तो वो कहता है कि हम इन दोनों रेजिस्टरों को माइनस कर लेते हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को माइनस करके देखते हैं कि जो माइनस करके आंसर आएगा वो उसे हम आर कन्वर्टेड कह देंगे। आर कन्वर्टेड का मतलब है कि जो पी कन्वर्टेड पावर है ना, ये वाली पी कन्वर्टेड पावर,
वो उस आर कन्वर्टेड जो है वो आर कन्वर्टेड उस पावर को शो सिंबलाइज करेगी। अब वो मैथमेटिकली इन दोनों रजिस्टर को उसने माइनस कर दिया, R2 को कॉमन लेके 1 माइनस एस ओवर एस आगे इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये R2 इंटू 1 माइनस एस ओवर एस है। वो कहता है कि अब आर कन्वर्टेड जो पावर है, आर कन्वर्टेड जो या पी कन्वर्टेड जो पावर है वो एक ऐसी पावर है जो कि इस रजिस्टर यानी R2 इंटू 1 माइनस एस ओवर एस इस वैल्यू के रजिस्टर के अंदर कंज्यूम हो रही है। तो ये नीचे लिखा हुआ पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट विद रोटर कॉपर लॉसेस एंड पावर कन्वर्टेड टू मैकेनिकल फॉर्म सेपरेटेड इनटू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज शोन बिलो। ठीक है, अब ये उसने बेसिकली आपको करके दिखा दिया कि ये जो है ये स्टेटर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, ये रोटर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, और ये कोर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। ये जो पावर है ना ये पी कन्वर्टेड है, जो कि रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू ये है R2 इंटू 1 माइनस एस ओवर एस। तो ये पी कन्वर्टेड को शो कर सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक का मकसद ही ये था कि आप पी एयर गैप, आप पी एयर गैप को लिखो करंट की शक्ल में, रजिस्टर के लॉस की शक्ल में, पी आरसीएल को रजिस्टर के लॉस में शक्ल में लिखो, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक ऐसा रजिस्टर निकालो जिसके अंदर पी कन्वर्टेड जो है वो कंज्यूम हो रही है। तो वो रजिस्टर हमने निकाल लिया, वो रजिस्टर ये है। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। ये पूरा जो कंक्लूजन था उससे हमने ये एक नया इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर ये रजिस्टर लगा हुआ है पी कन्वर्टेड वाला या आर कन्वर्टेड वाला। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट विद पी आरसीएल एंड पी कन्वर्टेड सेपरेटेड। ठीक है, पी आरसीएल को और पी पहले R2 और एस होता था, अब दो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक R2 ये है और एक ये पी कन्वर्टेड वाला, इसको सेपरेट कर लिया हमने। अच्छा, अब आगे एग्जांपल 6.3 है। ये एग्जांपल जो है ये मैं पढ़ता हूँ और इसके भी 5 पार्ट्स हैं। A 460 volt 25 horsepower 60 hertz 4 pole Y connected induction motor has the following impedances in ohms per phase referred to the stator circuit। R1 और X1 गिवन है, R2 और X2 गिवन है और XM गिवन है। ठीक है, the total rotational losses are 1100 watt and are assumed to be constant। ये रोटेशनल लॉसेस वाली बात वही होगी ना वो जो पहले उसने बताया है। रोटेशनल लॉसेस हम बाद बात कह देंगे। रोटेशनल लॉसेस का मतलब क्या है? रोटेशनल लॉसेस का मतलब है जी के पी फ्रिक्शन एंड विंडेज, पी मिसलेनियस और पी कोर लॉसेस, इन तीनों को मिला के वो रोटेशनल लॉसेस कह रहा है, और वो तीनों की इकट्ठी वैल्यू दे दी है जो उसने पहले बताया था 1100 वाट। ठीक है, द कोर लॉसेस इज लम्प्ड इन विद रोटेशनल लॉसेस। कोर लॉसेस जो है वो रोटेशनल लॉसेस के अंदर लंप है। फॉर अ रोटर स्लिप ऑफ 2.2%, 2.2% स्लिप का मतलब 0.022 होता है डिवाइडेड बाय 100 एंड द रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। और रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड द मोटर्स। मोटर की क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है अब मैं आपको बताता हूँ। इसके 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट ए जो है मैंने हेडिंग दी हुई है। पार्ट ए जो है वो स्पीड फाइंड करनी है। पार्ट बी में हमने स्टेटर करंट फाइंड करना है। पार्ट सी में हमने पावर फैक्टर फाइंड करना है। पार्ट डी में हमने पी कन्वर्टेड और पी आउट फाइंड करनी है। पार्ट ई में हमने टॉर्क इंड्यूस और टॉर्क लोड फाइंड करना है, और टॉर्क इंड्यूस टॉर्क और लोड टॉर्क। और पार्ट एफ में एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इस पे आ जाओ वापस पार्ट ए पे। सबसे पहले स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड पहले हमें सिंक्रोनस स्पीड निकालनी पड़ेगी। एन सिंक्रोनस इज इक्वल टू 120 एफ ई ओवर पी। 120 फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज गिवन है, 4 पोल्स हैं तो 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट ये सिंक्रोनस स्पीड आएगी। इससे ओमेगा सिंक्रोनस निकाल लो जो हम फर्स्ट चैप्टर में करते थे, 2 पाई रेडियन ओवर 1 रेवोल्यूशन और 1 मिनट ओवर 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करके इससे एंगुलर फॉर्म में हमारे पास ओमेगा सिंक्रोनस आ गई 188.5 रेडियन पर सेकंड। अब रोटर की जो मैकेनिकल स्पीड है उसका रिलेशन ये है, एन एम इक्वल टू 1 माइनस एस एन सिंक्रोनस। इससे स्लिप की वैल्यू 2.2% है या 0.022, तो उससे जो है वो एन एम आ गई 1 माइनस स्लिप इंटू एन सिंक्रोनस से। एन सिंक्रोनस ऊपर गिवन है, ये फाइंड किया अभी यहाँ पे। तो इससे एन एम जो है रोटर की स्पीड 1760 रेवोल्यूशन पर मिनट आ गई, और इससे ओमेगा एम अगर निकालनी है रोटर की एंगुलर स्पीड तो वो रेडियन पर सेकंड में, तो वो 1 माइनस स्लिप टाइप ओमेगा सिंक्रोनस होगी। ओमेगा सिंक्रोनस ये निकाला हमने, तो इसको 1 माइनस स्लिप से मल्टीप्लाई कर दें तो 184.4 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। तो ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी जो है ना ये जरा सबसे मुश्किल पार्ट बी है जो कि आप समझना पड़ेगा आपको। टू फाइंड द स्टेटर करंट गेट द इक्विवेलेंट
इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, ये IMP जो है ना ये इम्पिडेंस है। द फर्स्ट स्टेप इज दिस। अच्छा, अब इसके लिए ना अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमने पीछे प्रूफ किया था ना, एक मिनट, ये वाला जो सर्किट है इसके ऊपर आ जाओ आप, ये वाला जो सर्किट है, ठीक है। इसमें बेसिकली वो ये करेगा कि सबसे पहले वो इन दोनों को ऐड करेगा, इन दोनों को ऐड करके इसका, ये दोनों सीरीज में इनको ऐड कर लेगा, इसका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में, उसको पैरेलल में सॉल्व कर लेगा, उसको पैरेलल में सॉल्व करके इन दोनों के साथ सीरीज में ऐड कर देगा, और उसके बाद V5 करंट निकालना है। करंट जो है वो जो है वो V I इज इक्वल टू V ओवर Z के इक्वल होगा। V5 ये है, तो इसको Z से, टोटल Z इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दें तो करंट आ जाएगा। तो ये जो स्टेटर करंट हमने निकालना है, इसके लिए आप ये डायग्राम दोबारा देख सकते हो। और अब मैं आपको सिंपली ये बता देता हूँ कि ये स्टेटर करंट पे आ गया हम। तो वो सबसे पहले वो Z2 निकाल रहा है, R2 ओवर एक्स प्लस JX2। ये R2 ओवर एक्स, अब इसने वैल्यूज दी हुई है, ये R2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ये X2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है, सबसे पहले वो रोटर की, जो रोटर की रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है उनको सीरीज में ऐड कर रहे हैं। ये दोनों सीरीज में ऐड हो गए, इससे Z2 जो है वो ये आ गया। उसके बाद इसको JXM के साथ पैरेलल में ले लिया। ZF जो है वो 1 ओवर, पहले आप ये कर लो, 1 ओवर ZF इज इक्वल टू 1 ओवर JXM प्लस 1 ओवर Z2, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। इसके इक्वल आ गया। ZF जो है वो इसके इक्वल आ गई। अब ZF क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। ZF जो है, अगर वापस आप उस डायग्राम पे आ गए, ZF जो है वो इसको कह रहा है, वो इस सारे को, यानी ये पैरेलल वाला, ये जो कोर की रेजिस्टेंस है वो, और रोटर की, इन दोनों की, इसको ZF कह रहा है। पहले हमने इसको Z1 कहा था, अब ZF कह रहा है। इस ZF को जो है, ZF को हम इन दोनों में ऐड कर देंगे तो वो इक्विवेलेंट आ जाएगा, पूरी सर्किट की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये आगे हम, ये वापस आ गए, ठीक है। ये ZF आ गई, ये ZF आ गई। इस ZF को स्टेटर की इम्पीडेंस के अंदर ऐड कर दें। स्टेटर की इम्पीडेंस जो है वो क्या है, R1 प्लस JX1, R1 प्लस JX1, ये R1 है, ये R1 है, और ये JX1 है, ठीक है। R1 प्लस JX1 प्लस ZF, ये Z स्टेटर कह रहा है उसको, ठीक है। R1 प्लस JX1 प्लस ZF को ऐड करेंगे तो ये Z टोटल आ गई, ये Z टोटल लिखा हुआ है, ये टोटल या इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आ गई। अब करंट जो है वो V5 ओवर Z टोटल की इक्वल होगी, और V5 जो है ना फेज वोल्टेज, आपको जो वोल्टेज गिवन है वो है 460 वोल्ट। इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो फेज वोल्टेज आ जाएगा। 460 को √3 से 1.732 से डिवाइड करेंगे तो ये 266 वोल्ट एंगल 0 आता है। इसको Z टोटल जो ऊपर फाइंड किया आपने ये वाली, इससे डिवाइड करेंगे तो ये स्टेटर करंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट बी में हमने क्या फाइंड करना था, हमने स्टेटर करंट फाइंड करना था, ठीक है। तो ये स्टेटर करंट आ गया। इसको आप एक दफा देख लो, सबसे मुश्किल पार्ट यही वाला था, क्योंकि पहले इसमें जी इक्विवेलेंट निकालनी होती है। जी इक्विवेलेंट ठीक तरह से निकालोगे, उसके बाद ये सिंपल ओहम लॉ है। ओहम लॉ तो आसान ही है, लेकिन जी इक्विवेलेंट निकालना जो है ना, क्योंकि उसमें एक तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक तरह से लगाना है, और एक उसमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन है वो ठीक तरह से करनी है, ठीक है। पावर फैक्टर के मोटर का क्या होता है, वो करंट का जो एंगल है उसका कॉज होता है। कॉज ऑफ ये जो करंट निकाल लिया आपने, इसका कॉज ले लेंगे तो पावर फैक्टर जो है वो आ जाएगा। लैगिंग इसलिए कि करंट नेगेटिव है तो लैगिंग पावर फैक्टर आएगा, ठीक है। फिर पार्ट सी भी हो गया। पी कन्वर्टेड और पी आउट निकालनी है। पहले हमें पी इन निकालेंगे, पी इन इसके इक्वल है √3 VT IL cos थीटा। VT जो है वो गिवन वोल्टेज 460 वोल्ट। IL जो है ये करंट निकाल लिया आपने, ये IL करंट, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना 18.88, और cos थीटा जो है ये ऊपर पावर फैक्टर जो निकाला है ये वाला, ये पी इन आ गई। उसके बाद पी स्टेटर कॉपर लॉसेस का फार्मूला 3I1 स्क्वायर R1। तो 3I1 स्क्वायर, 3I1 जो करंट निकाला है स्टेटर का, और R1 जो है वो R1 की वैल्यू गिवन है, R1 की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। तो इससे आप स्टेटर कॉपर लॉसेस निकाल लोगे। ये स्टेटर कॉपर लॉसेस हम इसलिए निकाल रहे हैं कि पी कन्वर्टेड के लिए जो जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो पहले निकाल रहे हैं। पी स्टेटर कॉपर लॉसेस निकाल लिए, फिर पी एयर गैप निकाल ली, पी एयर गैप पी इन माइनस पी SCL, पी एयर गैप आ गई, ठीक है। और फिर पी कन्वर्टेड जो होती है, ये ऊपर रिलेशन ड्राइव की है 1 माइनस स्लिप इंटू पी एयर गैप, उससे पी कन्वर्टेड आ गई। ये पी कन्वर्टेड का आंसर आ गया। तो पी कन्वर्टेड निकालनी थी, वो आ गई। पी आउट जो है वो होगी पी कन्वर्टेड माइनस पी रोटेशनल लॉसेस, ठीक है। ये दोबारा अगर आप देखना चाहो तो
वो कह रहा है कि पी आउट जो है, ये पी आउट वो पी कन्वर्टेड में से रोटेशनल लॉसेस माइनस कर दो तो आएगी, ठीक है। तो ये आ गई जी आपके पी आउट, दिस इज योर पी आउट, पी कन्वर्टेड माइनस पी रोटेशनल लॉसेस। तो पी कन्वर्टेड का ये वाला आंसर आया था, ये पी कन्वर्टेड का आंसर था। इसमें से रोटेशनल लॉसेस जो उसने तीनों के गिवन है 1100 वाट, ये माइनस कर दिए तो पी आउट आ गई, दिस पी आउट, ठीक है। दिस इज योर पी आउट वाट्स में 10485 वाट, ठीक है, या 10.485 किलो वाट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टा इंड्यूस और टा लोड निकालना है। टा इंड्यूस जो है वो पी एयर गैप और मेगा सिंक्रोनस के आते हैं, ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है ऊपर। तो पी एयर गैप ऊपर निकालिए, ये पी एयर गैप निकाल लिया है, दिस इज पी एयर गैप, दिस इज पी एयर गैप। पी एयर गैप को मेगा सिंक्रोनस से डिवाइड कर दो, मेगा सिंक्रोनस भी हमने पीछे निकाली है, दिस इज मेगा सिंक्रोनस, दिस इज मेगा सिंक्रोनस, ठीक है, पार्ट ए में निकाली। तो इनको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टा इंड्यूस आ जाएगा, और टा लोड जो है वो पी आउट ओवर मेगा में होती है। तो पी आउट हमने भी ऊपर निकाल दिया, जैसे पी आउट, पी आउट को मेगा से डिवाइड करेंगे तो आपका लोड टॉर्क आ जाएगा 56.9 न्यूटन मीटर, ठीक है। इंड्यूस टॉर्क जो है वो 62.8 न्यूटन मीटर था, और लोड टॉर्क जो है वो 56.9 न्यूटन मीटर, ठीक है। एफिशिएंसी इज पी आउट ओवर पी इन इंटू 100, पी आउट और पी इन हम निकाल चुके हैं, दिस इज पी आउट एंड दिस इज पी इन, ठीक है। पी आउट और पी इन इंटू 100 से ये एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स है इसके, यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो रहा है, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप Q&A सेशन में जो है वो पूछ सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के रिकॉर्ड करते हुए मैं बार बार वो पावर फ्लो डायग्राम के ऊपर जा रहा था, वो आपके समझाने के लिए। एक तो हम पावर फ्लो डायग्राम पे जा रहे थे, और एक हम इस डायग्राम पे बार बार जा रहे थे। ये डायग्राम अगर वहां पे न्यूमेरिकल में बनी होती तो मुझे स्क्रॉल करके वापस आना पड़ता, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस पे हम बार बार वापस जा रहे थे, तो वो क्योंकि ये एक टॉपिक उसने डिस्कस किया है और वो दोबारा उस पर आ रहा है, तो अगर मेरे पास वहाँ जगह होती तो मैं वो बना लेता वहाँ उस फार्मूले उसमें न्यूमेरिकल में, लेकिन हम वापस स्क्रॉल करके इस पे आ सकते हैं। तो इस वजह से हम स्क्रॉल करके बार बार वापस आ रहे थे, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जो न्यूमेरिकल हमने आखिरी किया, तो इस पे हम आ रहे थे जो जेड इक्विवेलेंट निकालनी थी, ठीक है, तो स्टेटर करंट के लिए। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन अगर आपको होगी तो आप पूछ सकते हो Q&A सेशन में। थैंक यू।